अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10th सॉरी कंप्यूटर साइंस 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो उसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स देता हूं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। ओके, हम एक्चुअली चैप्टर का नेम है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो हम उसमें डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है यूजिंग इन टेक्निक्स को यूज़ करके, राइट। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स स्टेप्स। ठीक है, जितने कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको सॉल्व करने का ये एक प्रोसेस है, राइट। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स में क्या है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, एनालाइज प्रॉब्लम को करना है, प्लान द करना है सोल्यूशन, फिर कैंडिडेट सोल्यूशन होते हैं, फिर बेस्ट सोल्यूशन है। तो आपने इन सब चीज़ों को मतलब इन स्टेप्स को माइंड में रखना है, और इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नोट्स शेयर किए थे दिस वन। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं जी कि नेक्स्ट स्लाइड पे जरा आ जाए, इस पे देखें। तो देखें, जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लें स्टूडेंट्स। जब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेन टास्क है, वो हम कंप्यूटर साइंस में स्टडी करते हैं, राइट। और ये काम किसका है? ये काम है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर डेफिनेटली क्या करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करता है कि हाउ अ ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है ह्यूमन, एज ए इंसान। देन ट्रांसलेट इट इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करके, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली किस में होती हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। प्रोग्रामर्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके, सी प्लस हो गया, PHP होगी, मैनी और भी जो है लैंग्वेज हैं, जिनको यूज़ करके क्या करता है प्रोग्रामर, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसे लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना होता है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर जो है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, और वो भी लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसमें हम यही स्टडी करेंगे
तो अगर हम थोड़ा सा और इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। तो उन सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे ये मैंने कहा उसके क्या हैं स्टेप्स हैं। तो जो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब आपने बेसिकली ये इनिशियल स्टेज है प्रॉब्लम की, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के। और ये जो स्टेज है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज इस स्टेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। इससे पहले कि प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग इसके ऊपर जो है वर्किंग इसके सोल्यूशन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले प्रोग्रामर क्या करता है, वो इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्युइटीज। इसमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए, कोई शक व शकूक नहीं होना चाहिए उस प्रॉब्लम के अंदर। अगर आपने इसको डिफाइन नहीं सही तरह किया तो फिर आपके लिए आगे जब जब इसका सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। राइट, तो सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं, ऑल कंडीशंस, आपने उनको क्या करना है, क्लियरली स्पेसिफाइड करना है और आपके माइंड में क्लियर उसका गोल भी होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको कर लेते हैं तो फिर आपके लिए अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में लाजमी रखनी है। अब उसकी कुछ नेचर स्ट्रेटेजीज हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेज है, तो उसी के अंदर ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छी तरह प्रॉब्लम डिफाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि क्या है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, अब बैकग्राउंड नॉलेज उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, हम जानते हैं मतलब उसकी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस कि जिस में वो प्रॉब्लम हैपनिंग हो रहा है, वो प्रॉब्लम अक्कर हो रहा है। ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमसे उसकी बैकग्राउंड सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे ना, तो हम जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी हम इजीली क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये इससे क्या हो जाता है कि हमें एक अच्छा सोल्यूशन, एक गुड सोल्यूशन मिल जाता है अगर हम ये थोड़ी सी उसकी स्टडी कर लें बैकग्राउंड नॉलेज का। ठीक है, अगर उसको हम गेन कर लें तो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है और उसका बेस्ट सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी, आपने गैसेस को मतलब कोई आप गैस भी कर सकते हैं अपना, कि आप अननोन इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रॉपर जो है गैसेस से आप अननोन इंफॉर्मेशन को गेट करें और उन गैसेस की बेस पे आप क्या मतलब बेस पे आप कि जो है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। राइट, और वो गैसेस किस पे बेस करती हैं, डेफिनेटली वो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं, पास जो है पास तजर्बात पे बेस करती हैं। अगर वो पास तजर्बात डेफिनेटली उसके रिलेटेड कोई पहले प्रॉब्लम हो चुकी थी और उसको लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है और उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया है, तो अगर हम उनसे गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते हैं, तो फिर हमने ये गैसेस भी हमारे काम आ जाते हैं। राइट, तो हमने गैस करना होता है। अगर आप इस फिगर में देखें ना कि कैन यू सॉल्व दिस, तो आप इसमें गैस ही करें बेसिकली। जैसे जो है पहले आपको 3 आवर्स नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे 30 आ गया आंसर, मतलब 10 + 10 + 10 सेम है। इसलिए हर एक का अगर वैल्यू जो है एक आवर्स को 10 दें तो नेक्स्ट 10 तो ये 20 बन जाती है। अब नीचे देखें, देखें ना, हार्सों को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 देता हूँ प्लस m+n, तो मैं 3 + 3 करता हूँ, तो सॉरी 18 करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड करें, ये 10 है तो अगर आपने 8 और बनाना है तो 4 + 4 कर दो। ठीक है, तो 4 + 4 किया, 8 हो गया, 8 + 10 18 हो गया। तो ये गेस कर रहा हूँ ना, मेरे पास कोई वैल्यूज गिवन नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं और उससे आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आप पिक्चर्स भी ड्रा करें।
अगर प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर डिफाइन कर सकते हैं और फिर हम फिल उस इंफॉर्मेशन को जो है जो डिफाइंड होती हैं, हम उन इंफॉर्मेशन को फिल करने की कोशिश करते हैं पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पिक्चर्स, आप इस चीज़ को रिमेंबर याद रखिएगा, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स तो हम दे रहे हैं लेकिन पिक्चर्स अगर आप वहाँ ड्रा कर देंगे तो उससे मतलब एक आपने थ्रू लिखी, एक वर्ड्स लिखा, एक स्टेटमेंट लिख दी है, लेकिन आपने उसकी पिक्चर ड्रा कर दी है, उसी का मीनिंग वही है, तो वो पिक्चर से जो है वो रीडर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। राइट, तो इस पे एक और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि इफ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लेनेट। मैं आपको प्रॉब्लम जो फर्स्ट स्टेज है ना प्रॉब्लम को डिफाइन करने की, इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। उसने कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि if I were given 1 hour to save the planet, okay, I would speed 59. I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. This is very important. ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने जो है प्लेनेट को सेव करना है तो उसके लिए मुझे 1 घंटा दिया जाए, तो वो कह रहा है कि मैं 59 मिनट्स जो है उस पर लगाऊंगा प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, और 1 मिनट में मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। देखो, अब आपको यहाँ से ये पता चल जाना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कि डिफाइनिंग द जो फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसमें और भी केयरफुली मतलब प्रॉब्लम को रीड करना, आपने उसमें जो है प्रॉब्लम हमसे क्या पूछ रहा है उसको क्लियर डिफाइन करना, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हम उस प्रॉब्लम से गेट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं कि अगर इसके अपने सोल्यूशन तक पहुंचना है प्रॉब्लम के, हमें कौन कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो अनहैप्पी है विद द प्रोडक्ट और सर्विस जो उसने एक कंपनी से खरीदी है। ये एक स्टेटमेंट है, मीन्स कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेटली एक शख्स है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदी या सर्विस खरीदी है, इशी जो भी है वो क्या है, वो एक कंपनी से जिससे खरीदी वो खरीद चुका है, लेकिन वो अनहैप्पी है जो वो चीज़ लेके आया। तो जब आप इस स्टेटमेंट को रीड करें तो आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि जो वो कस्टमर है, जो वो पर्सन है, उसने कोई चीज़ खरीदी है लेकिन अब वो जो है उस चीज़ के साथ वो अनसेटिस्फाइड है। तो ये स्टेटमेंट क्या क्लियर डिफाइन कर रही है ना इसका सोल्यूशन। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्लियरली जो है वो डिफाइन कर रही है, तो फिर आपको इसका सोल्यूशन भी रिक्वायर है, तो ये एक जनरल टाइप की प्रॉब्लम होगी। या मैं कहता हूँ अच्छा जी, आपने एवरेज मार्क्स जो है एक स्टूडेंट के फाइंड करने हैं, तो अब इससे आपको के लिए ये एक स्टेटमेंट बता रही है कि आपने एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं, इससे ये भी एक क्लियर डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब वो एवरेज मार्क्स कैसे करने हैं वो तो नेक्स्ट स्टेप में है ना, इस तरह के प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिक प्रॉब्लम कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए जी, ये तो फर्स्ट स्टेज थी। अब सेकंड स्टेज की तरफ आ जाएं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। ओके, अब मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँगा कि आपने प्रॉब्लम को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम क्या है, वो एक ही चीज़ हो जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप जो है प्रॉब्लम को उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो आप पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। ये तो मैं आपको डिफाइनिंग में भी बता चुका हूँ। राइट, तो इससे क्या होता है, अब अगर आप अच्छा जब भी आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे होते हैं, आपने 5 Ws को आइडेंटिफाई करना है। 5 W मतलब W फर्स्ट क्या है, व्हाट क्या, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। अगर आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे 5 Ws, फिर आपके लिए प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड करना या एनालाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है कि ये एक प्रोसेस है फिगर आउट, जो मैंने कहा कि दीज 5 Ws प्रॉब्लम स्टेटमेंट से
प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन 5 Ws को आप निकाल लें तो फिर आपने अच्छी तरह उस प्रॉब्लम को क्या कर लिया है, एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ सॉरी ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक आपका जो गिवन प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, आपको एक फिगर नज़र आ रही है, तो इस फिगर पे आप फोकस करें कि दिस वन, तो ये प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम क्या है, आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक है, तो प्रॉब्लम है जी कि रेड लाइट ऑन है, डेफिनेटली इशारे पे आपको सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, आप रुकेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो आपकी येलो लाइट है, इस पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा कि आप थोड़ी देर के बाद हमने क्या करना है, जैसे येलो ने दिया है अब आपको पता चल जाना है कि आपने सिग्नल क्रॉस करना है, जैसे फौरन मतलब येलो के बाद आपको पता है, अब अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं कि अब सिग्नल ऑन हो गया है, अब मेरे बारी है और मैंने क्या कर जाना है, गुजर जाना, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह एक और मैं इसी के रिलेटेड जो है आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा ये इस एग्जांपल में देखिए, ये डब्ल्यू शेप भी आपको यहाँ पे क्लियर है। सपोज योर क्लास टीचर असाइन योर टास्क to prepare a list of students in your school whose name starts with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students, and there is only 1 week to complete the task. अब यहाँ देखिए, तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि आप एक क्लास टीचर एक असाइनमेंट देता है, असाइन करता है कि आप क्या करें, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल के अंदर जितने भी हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है वो आप प्रिपेयर करें, वो आप रेडी करें। और लिस्ट क्या है, आपने मतलब उसको रेडी भी प्रिपेयर भी कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। ठीक है ना, तो मतलब ए से भी स्टार्ट हो लेकिन नेक्स्ट फिर आपके अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अहमद फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद ए एच है, ए के बाद एच आ गई ये, या आबिद है, अब ए के बाद बी आ रहा है तो डेफिनेटली बी पहले आता है, एच बाद में, तो इस तरह आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसकी ट्रैक्टरी भी मैनेज करनी है, प्रिपेयर करनी है, और आपको एक वीक दे रहा है। अब इसमें आपने वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द प्रॉब्लम एज गिवन बिलो। कैसे, वर्ड वर्ड क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मींस क्या, जो नेम्स हैं विद लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, हु स्टूडेंट्स, कौन है, किन को, मतलब कौन, स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। वाई, क्यों, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की एक प्रिपेयर करनी है डायरेक्टरी। व्हेन, विद इन अ वीक, और वेयर, स्कूल। तो डेफिनेटली देखो ये आपको चीज़ें पता चल गया, इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये करते हैं आप कि बेसिकली जब प्रॉब्लम आप एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको आपसे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपने खुद से करना है, मतलब कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम हमने तो हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल है तो व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, ये भी आप इसमें करते हैं। ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी इन क्या इनपुट्स हैं और आपका आउटपुट चार हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं और उसमें से कौन सा बेहतरीन सॉल्यूशन है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, और किस सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे प्रॉब्लम एनालाइजिंग में आपने स्टूडेंट्स क्लियरली डिफाइन भी कर लेना है और इनको अंडरस्टैंड भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाए, जिसका नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज है कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक जाने के लिए आपने प्लानिंग करनी है। ओके,
अब आप जब प्लानिंग करना चाहेंगे तो प्लानिंग में पहले तो ये है कि ये वो स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि जिसमें आप एक दिमाग यूज़ करते हैं और एक क्रिएटिव स्टेज है। ठीक है, ये प्रॉब्लम की इसका मतलब ये है कि इसमें आप जो है डिवाइड कर देते हैं उसका सॉल्यूशन डिफरेंट स्टेप्स में और फिर आप उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में ताकि आप उस प्रॉब्लम को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें आपने जो इसकी स्ट्रेटेजीज है प्लानिंग में वो ये है कि सबसे पहले क्या करें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस सॉल्यूशन को स्टेप्स में डिवाइड करें। ये नहीं कि आप एक ही पर्सन जो है इतना आप शुरू सुबह बैठेगा और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, नहीं, उसको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड एंड कंक्वेयर कर लें। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटेजी क्या करती है स्ट्रेटेजी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट है जी आपने गैस चेक एंड इम्प्रूव। गैस चेक एंड इम्प्रूव दिस वन, फिर आपने इस पे फोकस करना है। अब इसमें ये होता है कि जो डिज़ाइनर है वो कैसेस करता है सोल्यूशन का। ठीक है, जो उस प्रॉब्लम के फिर वो चेक करता है कि उसके सोल्यूशन की करेक्टनेस कितनी है और अगर सोल्यूशन जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता फिर वो क्या करता है, जो डिज़ाइनर है या ही जो भी है वो सोल्यूशन को रिफाइन करता है। और जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है ना, ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस है। ये बार बार हमें जो है वो प्रोग्रामर्स को डिज़ाइनर को चेक करना पड़ सकता है। ओके, तो इसी तरह इसका नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है, जब आप प्लान कर रहे हो आपने इसके ऊपर एक्ट करना है। इस स्ट्रेटेजी डिज़ाइनर क्या करता है, जो लिस्ट है ना, डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टरवर्ड्स ही परफॉर्म द टास्क। ठीक है, टू डू करना क्या है। ठीक है, मीन्स कि जब उसको पता चल जाता है कि मैंने अब इस टास्क को परफॉर्म करना है आफ्टरवर्ड्स, तो फिर वो पहले लिस्ट बना लेता है और फिर उसके ऊपर क्या कर देता है, वो एक्ट करता है। ठीक है, उसको यूज़ करता है और फिर उसका प्रोटोटाइप आप उसको ड्रा भी करें। ये टेक्निक्स के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती है सोल्यूशन की। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता लेकिन अब उसका आप कहें कि प्री टेस्ट है। और लेकिन ये डिज़ाइनर को क्या करता है, अंडरस्टैंड करने में बड़ी जो है हेल्प देता है। तो सोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं उनको क्या कर लेता है, वो फाइंड कर लेता है। राइट, तो इस प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ जो है प्रॉब्लम, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सिलेक्शन है स्ट्रेटेजी थी वो डिपेंड करती है प्रॉब्लम पे। ये quite important. If one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. Okay? तो very specifically जो सिलेक्शन है स्ट्रेटेजी वो डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वेरी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली इन स्ट्रेटेजीज को आपने माइंड में रख के प्रॉब्लम को क्या करना होता है, प्लान करना। ठीक है, तो प्लानिंग में आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कैसे करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कहा था, अभी पीछे एग्जांपल दे देता हूँ कि वो एक प्रॉब्लम थी कि शख्स ने जो है वो चीज़ खरीदी कंपनी से, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, लेकिन वो अनहैप्पी है। अब आपने उसकी प्लानिंग करनी कि अच्छा जी ठीक है ना, मैंने उसको रिटर्न करना है, तो क्या होगा कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप जो है वो राइट पर्सन से जिससे आप चीज़ लेके हैं उससे ही बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी से अगर उसकी एबिलिटी नहीं है उस प्रॉब्लम इशू को रिजॉल्व करने की, फिर आप उससे स्टोर मैनेजर की तरफ या बिजनेस ओनर जो भी सुपरवाइजर है आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने फोकस करना है किसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर, ना कि मतलब जो प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जो भी प्रॉब्लम है उस पर, रेदर देन के टॉकिंग आप इशू, आप उस पर्सन के साथ जो है पर्सनली तौर पे जो है उसके साथ आपको कोई इशू है तो आप वो जो है वहाँ डिस्कस करना शुरू कर दें। नहीं, जो प्रोडक्ट या सर्वे के साथ आपको प्रॉब्लम है आपने उस पर डाल। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बता रहा हूँ कि जब भी आप प्लान कर रहे हों डेफिनेटली आपने बड़ा जो है वो स्टे काम एंड रीजनेबल रहना है। बहुत ज़्यादा जल्दी जो है पर नहीं होना और विद एविडेंस के साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको उसको बताएं कि कौन से आउटकम उस पर्सन को कहें कि मैं ये चाहता था
लेकिन मुझे उसमें ये खराबी मिली है, आप ये चीज़ जो है वो रिटर्न कर लें। तो इस तरह अगर आप उस स्पेसिफिक रहेंगे उस प्रॉब्लम पे, उस इशू पे, तो फिर आपके वो जो है सॉल्यूशन भी आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो वो और भी क्वेश्चन मीन्स का डेफिनेटली आप लेके जाएंगे, तो आपने अपने माइंड में बना के जाना, एक्सपेक्टेशन करके जाना है कि वो मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है ना, वो स्टोर कीपर, वो जो है वहाँ पे जो बेच रहा है आपको, जैसे जिसने प्रोडक्ट सर्विस दी है, जैसे लेके आए, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकता है कि क्यों आप रिटर्न कर रहे हैं, तो वो आपने सारे डिटेल्स एविडेंस के साथ बताना है। तो फिर आपका सोल्यूशन इजीली निकल आएगा। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स को भी आपने केयरफुली जो है वो सुनना है। ठीक है, तो ये तो था आपका प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है जी डिफाइनिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब कैंडिडेट सोल्यूशन का मतलब इससे क्या है? कैंडिडेट्स में वर्ड्स कैंडिडेट रेफर करता है कि समथिंग स्पॉन्टेनियसली एंड अनप्लान्ड। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, कॉन्टिन्यूसली और अनप्लान्ड। मतलब ये हुआ कि अब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस, और हो सकता है वो सारे सॉल्यूशन मींस पॉसिबल हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये है, सॉरी, कि आपने उसमें से जो करेक्ट सॉल्यूशन है, जो करेक्ट रिजल्ट है या एक्यूरेट सॉल्यूशन है, जो बेस्ट है, आपने उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये होता है जी कैंडिडेट सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं और उसमें से जो है कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली वो मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ होता है। ठीक है, अ, तो इसको कुछ आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कहा जाता है कि आप जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको फाइंड करें। सारे स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि जितने भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं वो स्टूडेंट्स नहीं, कौन से फाइंड करें? जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो फिर आप एस्टिमेट करेंगे, कैसे एस्टिमेट? क्रिकेट प्लेयर्स को योर अपनी क्लास में, और देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस में आपके स्कूल में जितने हैं। ठीक है, तो जितनी क्लासेस है ना, आप मतलब फॉर एग्जांपल आप एस्टिमेट अपनी क्लास से करेंगे प्लेयर्स, फिर आप नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मीन्स कि अगर आपने एक क्लास में फाइंड कर लिए तो आप उसको उस रेशो से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ये सोल्यूशन जो है ये क्या है? ये कैंडिडेट सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स फाइंड करने हैं, आपने ऑप्ट करना है कुछ अदर वे, मतलब ईच क्लास में जाएं, वहाँ विजिट करें, और वहाँ जो टीचर्स अवेलेबल हर क्लास में वहाँ से डाटा गेट करें कि भाई ये प्लेयर्स हैं भी कि नहीं। कैसे नहीं, आपने कहा मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल 9th क्लास या 10th क्लास में कहा कि मेरी क्लास में 8 सेक्शन है और 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कह दिया ठीक है जी इसमें ये 10 स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छी तरह जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। आपने कहा ओके, मेरे स्कूल के अंदर टोटल क्लासेस हैं जी 10, आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपने कहा 100 स्टूडेंट्स नहीं। ये तो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन आपने अगर एक एक्यूरेट सोल्यूशन की तरफ जाना है तो डेफिनेटली आपको हर क्लास में जाकर स्टूडेंट्स विजिट करनी पड़ेगी, और टीचर्स जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो उस क्लास के जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर, आपने उनसे इंफॉर्मेशन गेट करनी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी कह देंगे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन इज नॉट अ प्लेयर ऑफ जो है क्रिकेट, तो इसलिए आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो आपको टाइम सेव करने में हेल्प कर सकता है। वेज होते हैं हर सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, डिफरेंट वेज होते हैं, आप उनके मुताबिक क्या करें, थिंकिंग करें। राइट, तो ये तो बेटे था आपका जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन को डिफाइन करना। अच्छा, अब उसमें नेक्स्ट है जी, तो लास्ट फेज है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें है जी बेस्ट सोल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। जब आपने कैंडिडेट सोल्यूशन फाइंड कर लिया तो आपके पास क्या है, ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्ट। उसमें से ये नहीं कि सारे आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं, आपने उसमें से एक सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। अच्छा, जब आप उस सोल्यूशन को सिलेक्ट कर रहे हो
स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रेटजीज क्या है? उसमें जो स्ट्रेटजीज हैं, सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हुए स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को अपने माइंड में रखना है। ओके, स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। स्पीड बड़ी मैटर करती है। जो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिलेक्ट किया है, एक बात हो ये कि वो डेफिनेटली एफिशिएंट होना चाहिए। जब उस प्रॉब्लम को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें, बस और सॉल्यूशन को, वो जो प्रोग्राम है वो शुड रन जो है वो फास्ट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कॉस्ट, जो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि इतनी कॉस्ट आप एक्सीड कर दें कि आपकी या कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की जो है वो रेंज से आउट हो जाए। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी, जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले ही आपने कहा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो तो प्रोसेस है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अगर आपने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही जो है कॉम्प्लेक्स बना दिया है, फिर उसका क्या फ़ायदा। उसमें नंबर जो है ना इंस्ट्रक्शन वो मिनिमम होनी चाहिए। जितनी आप सिंपल स्टेप्स में और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर लेंगे, उतना वो प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये 5 फेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जिसमें का अंडरस्टैंडिंग, आपने प्लान करना, देन आपने उसके कैंडिडेट सॉल्यूशन निकालने, फिर उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है आपने उसे सिलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिथम। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गोरिथम। ठीक है, पहले तो आप डिफाइन करें कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है। मैं कहूँगा कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स हैं, या स्टेप बाय स्टेप आप एक प्रोसीजर कह सकते हैं, या टेक्निक कहें, या मेथड कहें, या प्लान कहें। ये हमेशा एक नेशनल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज है, उर्दू है, मीन्स के नेचुरल लैंग्वेज में आपसे लिखते हैं जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन। एल्गोरिथम का वर्ड्स नेचर ऑफ अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारज़मी से ये वर्ड्स निकाला गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि एल्गोरिदम एक, इसकी एक अपनी वर्थ है, अपनी इसकी इम्पोर्टेंस है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप ओमिट नहीं कर सकते। क्लियर है, तो ये इसका एक रोल है कि प्रॉब्लम जो है वो आपने क्या करना है, एक बेसिकली ये एक आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है, प्रोवाइड करता है कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, किसकी, प्रॉब्लम की, उसकी जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हैं। उस प्रॉब्लम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले एक एल्गोरिथम राइट करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, कोड में, और मतलब जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। फिर डिज़ाइनर क्या करता है, फिर उसको फ्लो चार्ट बनाता है, और फिर उसके बाद उसकी इनकोडिंग करता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको एल्गोरिथम की इम्पोर्टेंस है या रोल जो है वो समझ आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूँ। फाइंड करना है सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। इसका एल्गोरिथम लिखें, ये आपके सामने एल्गोरिथम, ये उसके स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या किया, स्टार्ट किया। फिर सेकंड स्टेप्स में क्या करना है, आपने इनपुट लेनी है। कितने नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए। 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने सपोज किया 0 से 4 तक वो 5 बन जाएंगे। फिर जब आपने मतलब सम करना है, देन प्रोडक्ट एंड एवरेज भी फाइंड करनी है। तो पहले तो आपने इनपुट ली, 5 नंबर्स की प्लानिंग की ना, ठीक है, प्लानिंग करके आपने इनपुट ली, ठीक है ना, और उसमें
अब आपने देखा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको पता है आपको सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, एवरेज चाहिए। तो क्या किया, सम किया n0 से लेकर n4 तक, फिर आपने प्रोडक्ट किया n0 से n4 तक, मतलब 5 नंबर्स हैं। फिर आपने एवरेज फाइंड किया। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, डेफिनेटली आपको फार्मूला को पता होना चाहिए कि 5 नंबर्स हैं और उन 5 नंबर्स को 5 पे डिवाइड कर देंगे। फिर आप उसके बाद उसकी आपको रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, सम प्रोडक्ट एवरेज, और उसके बाद आपने एंड कर देना है। तो दिस इज गॉड, इसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, दिस इज गॉड। बट ये आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये स्टूडेंट फॉर्जी एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ा सा आगे मूव करें तो मैं आपको एल्गोरिथम का रोल भी बता देता हूँ। मैंने पहले भी कहा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये एक जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, टेकिंग एल्गोरिथम को लेता है, फिर उसकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करता है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी आप सॉल्यूशन की देता है, ये आपको बता चुका हूँ। ये देखें ज़रा, इस पर फोकस करें, ये ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बाद आपने फ्लो चार्ट, ये सम टाइम आगे पीछे हो सकता है, पहले एल्गोरिथम लिखें फिर फ्लो चार्ट बनाए, या फ्लो चार्ट पहले करते हैं फिर एल्गोरिथम लिखें, फ्लो चार्ट का लेटर ऑन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, फ्लो चार्ट देन एल्गोरिथम। अब ये देखो, एल्गो आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो उसमें एक स्टेप है एल्गोरिथम का, आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस को निकाल नहीं सकते। ठीक है, कि इसका कितना रोल है एल्गोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके हो गया। तो इस चीज़ को भी आपने, इसमें डिफरेंट जो है वो नोटेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऊपर सेट करके, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपने ये भी चीज़ याद रखना है कि हमारे पास बहुत से जो है ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आप बोर्ड पे देखिए, आपने उनके क्या करने हैं, एल्गो लिखने हैं। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। कि आपने एल्गोरिथम में, जैसे मैंने कहा था ना कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो आपने बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट किया था, वो इन पे डिपेंड करेगा ना। आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है तो आप पहले एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम होते हैं एक सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक से ज़्यादा होते हैं। कौन सा बेटर है, वो जो अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिथम से उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अब आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, अब एफिशिएंसी का हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको मेजर कर सकते हैं बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस के हैं, या टू पैरामीटर्स के हैं, या टू फैक्टर्स के हैं। वो कौन से, वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वो स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इस पर मैटर करेगा। अब इसको मैं ये कहूँगा कि अच्छा, अब हमें ये हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हों लेकिन उसमें कम से कम जो मेमोरी, कम स्पेस यूज़ हो रही हो। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि नंबर स्टेप्स बहुत कम हो लेकिन उसमें आपको स्पेस क्या है, ज़्यादा यूज़ करनी पड़े। तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप, अब ये क्या डिपेंड करता है, ये उस जो डिज़ाइनर है ना, वो डिसीजन ले अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिसीजन ले सकता है कि अच्छा, एक में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा मुझे आ रहे हैं लेकिन उसमें स्पेस कम यूज़ हो रही है। एक में ये हो सकता है अच्छा, स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है लेकिन नंबर स्टेप्स क्या हैं, कम है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसमें से जो उसने डिसीजन लेना है वो ले सकता है। ठीक है, तो मैं एक आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं ज़रा। ये नेक्स्ट देखिए कि लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम्स। एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो एल्गोरिथम्स। वन एल्गोरिथम हैज n स्टेप्स, एक एल्गोरिथम क्या करता है, n स्टेप्स लेता है, लेकिन दूसरा एल्गोरिथम उसके डबल स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो आप इसमें मुझे बताएं, इस केस में, तो स्टूडेंट्स इस केस में जो पहले वाला एल्गोरिथम है वो मोर एफिशिएंट होगा लेटर वन से, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, वो नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं पहले में वो कम है लेकिन सेकंड में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा। लेकिन अगर हो जाए जी, नेक्स्ट ये देखें, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब मेमोरी में है ना, कंप्यूटर ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सकता है और कहीं पे स्टेप्स कम मिलते हैं और जो मेमोरी ज़्यादा होती है, तो मैंने वो पहले बता दिया, उसके चॉइस करता है, उसके डिसीजन कैसे लेता है।
अब यहाँ देखिए देयर आर 64 स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। इफ वी प्लेस वीट अपॉन, एक दाना रखते हैं हर स्क्वायर के ऊपर, और अच्छा जो नेक्स्ट है उसके ऊपर आप 2 कर देते हैं, जो नेक्स्ट स्क्वायर है मतलब उसके ऊपर आप पिछले के जो है वो डबल कर देते हैं, मतलब डबलिंग करते जाते हैं, सो और आप चलते जाते हैं, तो फिर आपको कितने नंबर ऑफ जो है वो ग्रेन्स मिलेंगे वीट के उस चेस बोर्ड के ऊपर। एट जैसे ही आप उसको कंप्लीट जनाब 1 से लेके 64 जाएंगे तो ये काउंट करें, ये देखो कितनी वैल्यू बन जाती है। तो क्या आप जो है वो प्रोग्रामिंग के बगैर ऐसा करते रहेंगे, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते जी। मैं काउंट करूँ फर्स्ट कितने, फिर नेक्स्ट काउंट करूँ, ऐड करूँ, फिर नेक्स्ट, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो इसको काउंट करना एक लेमैन का काम नहीं है। तो ये भी आपको जो है यूजिंग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक था जो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम में कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपने सॉल्यूशन तक पहुंचना है, और फिर आप क्या करेंगे जब आप सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, तो सॉल्यूशन तक पहुंचने में आपको कौन कौन से फेजेस की ज़रूरत होती है, उन फेजेस का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर देन मैं मूव कर गया एल्गोरिदम की तरफ, और आप उसका स्टेप है, टेक्निक है, मेथड है, प्लान है, उनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम की तरफ मूव कर। ओके, थैंक यू।